Assalamu alaikum dear students. Leadership and management skills. Leadership skills are soft skills, communications, motivation, stress management, team building and change management. अच्छा, लीडरशिप यानी क़यादत की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जैसे कि गुफ्त शनीद, मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर कोई परेशानी हो तो उसको मैनेज करना, टीम बिल्डिंग, टीम को कैसे बिल्ड करना है, चेंज मैनेजमेंट, अगर मसला हो रहा हो तो कैसे मैनेजमेंट को चेंज करना है। मैनेजमेंट की कौन सी स्किल्स होती हैं? हार्ड स्किल्स होती हैं। स्केजुअलिंग, स्केजुअल बनाना मतलब टाइमिंग्स, स्टाफिंग, स्टाफ लेना, एक्टिविटी एनालिसिस और जो काम दिए गए हैं उसका एनालिसिस करना, तज्जिया करना, प्रोजेक्ट कंट्रोल्स, जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनको कंट्रोल करना। मैनेजर्स हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। मैनेजर्स के कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? दे कंसिडर अल्टरनेटिव्स टू डिज़ाइन, यानी कि वो समझ लेते हैं अगर कोई मुतबादिल चीज़ें लानी हो, बना सकते हों तो वो भी उसको समझते हैं। एस्टिमेट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, और इसमें जो है कॉस्ट यानी कि ख़र्चा भी इन्वॉल्व होता है और उसके बारे में वो अंदाज़ा लगाते हैं। इस्टेब्लिश रिस्क्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं यानी ख़तरा। डेवलप स्केजुअल फॉर द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के लिए एक स्केजुअल बना लेते हैं। इंक्लूड डिसीजन स्टेप्स, और साथ ही साथ डिसीजंस के स्टेप्स भी शामिल कर लेते हैं। मैनेज चेंज इन एन ऑर्डरली फैशन, चेंज को एक तरतीब में ही मैनेज करते हैं। कीप द टीम मोटिवेटेड, टीम को मोटिवेटेड ही रखते हैं। एंड इन्फॉर्म्ड, और साथ ही उनको इन्फॉर्म्ड भी रखते हैं। रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड गोल्स विद ईच टीम प्लेयर, हर टीम प्लेयर को उसकी ज़िम्मेदारी दे देते हैं और उसके मकासद भी उसे बता देते हैं। स्टेट क्लियरली द बेसिस फॉर एवेलुएशन, और बहुत वाज़े तौर पर बता देते हैं कि क्या चीज़ चेक हो रही है और उसकी बुनियाद क्या है। एंड वेयर ईच पर्सन फिट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही ये भी बता देते हैं कि हर पर्सन किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट होगा। उसके अलावा मैनेजर्स हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स में ही दे मॉनिटर प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस को भी यानी जो तरक्की हो रही है, जो काम हो रहा है उसमें कितना प्रोग्रेस है, कितनी प्रोग्रेस है ये भी देखते हैं। सेट डायरेक्शंस, ये जो है डायरेक्शंस को सेट करते हैं। सेट एक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स फॉर ईच इंडिविजुअल विद इन द नेक्स्ट वर्क पीरियड, और साथ ही साथ अचीवमेंट्स भी हर शख्स के लिए अपने अगले काम के वक्त के दौरान उसको भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। शो द टीम मेंबर्स वेयर दे फिट इन अचीविंग यूनिट गोल्स, और साथ ही साथ टीम मेंबर्स को भी बता देते हैं। परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सर अंजाम देते हैं। रिपोर्ट टू सीनियर मैनेजमेंट, और साथ ही साथ इनका काम होता है सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। मनी एंड जॉब सिक्योरिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। अच्छा, इसमें जो है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस में सबसे ज़्यादा अहम है मनी, और इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, यानी जो लोग काम कर रहे हैं वो सिक्योर हों, तो इससे बहुत मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होगी। दे एक्ट एज डेफिशिएंसी मोटिवेटर, तो ये डेफिशिएंसी मोटिवेटर के तौर पर काम करते हैं। बीइंग अ लीडर, लीडर होने की हैसियत से क्या होगा? इफ़ यू वांट टू गेट अहेड बी अ लीडर यू मस्ट एज्यूम, अगर आप ये सोचे हुए हैं कि आप एक लीडर बनने वाले हैं तो आपको ये एज्यूम करना है दैट एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू रिजल्ट्स इन अ सिचुएशन दैट इज़ इन योर कंट्रोल, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो एक सिचुएशन में रिज़ल्ट की सूरत में वो आपके कंट्रोल में है, यानी आप उसको काबू कर सकते हैं। दैट द एटीट्यूड यू कन्वे इज़ व्हाट यू आर जज्ड ऑन, यानी जो एटीट्यूड रवैया आप कन्वे कर रहे हैं इसी पर ही आपको जज किया जा रहा है। दैट व्हाट यू थिंक एंड डू इन योर प्राइवेट लाइफ इज़ व्हाट यू विल रीप इन योर पब्लिक और कॉरपोरेट लाइफ, यानी जो कुछ आप सोचते हैं और करते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में वो आप अपनी पब्लिक लाइफ में या कॉरपोरेट यानी कि जो है बिज़नेस लाइफ में भी आप उसको काटेंगे।
यू आर वॉट यू थिंक एंड बिलीव, आप वो हैं जो आप सोचते हैं, जिस पर यकीन रखते हैं। इफ़ यू नेवर मीट अ चैलेंज यू विल नेवर फाइंड आउट वट यू आर वर्थ, अगर आप किसी एक चैलेंज से नहीं मिले तो आप ये नहीं देख सकेंगे कि आपकी काबिलियत क्या है। रेसिपी फॉर बीइंग अ लीडर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सीखें कि कैसे आप लीडर बन सकते हैं। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल हासिल करें। एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हु यू आर, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है या आपने खुद ली है तो आप उसके बारे में जान लें। कन्वे अ पॉजिटिव एंड डायनेमिक एटीट्यूड इन एवरीथिंग यू डू, और एक पॉजिटिव मुस्बत या मुतहर्रिक किस्म का रवैया जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें शो करें। एक्सेप्ट ब्लेम, अगर कोई इल्ज़ाम आपको दे तो उसको कबूल करें। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक से सीखें। एज वेल एज दोज ऑफ अदर्स, और दूसरों की भी मिस्टेक से सीखें। टेक ब्लेम फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर यूनिट, और जो ब्लेम भी हो रहा है उस ब्लेम को आपके ऊपर की जो यूनिट में आपके हो रहा है उसको आप ले लें। गिव क्रेडिट व्हाट वेयर एवर इट इज़ ड्यू, और क्रेडिट भी दें, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें या रिवार्ड दें, ये ज़रूरी है। बी कॉम्पेशनेट व्हेन यू रिव्यू योर टीम मेंबर्स प्रोग्रेस और लैक देयर ऑफ, अच्छा आप जो जब रिव्यू करते हैं अपने टीम मेंबर्स की प्रोग्रेस को या उनके काम को तो आप हमदर्द बनकर रहें उनके साथ। थिंक ग्रेट थॉट्स, और अजीम अजीम सोचों को सोचें। स्मॉल थिंकिंग इज़ वाई कंपनीज गो ब्रोक, छोटी सोच एक ऐसी सोच है जिससे कंपनीज ब्रेक हो जाती हैं। टर्न डिज़ास्टर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, जो भी मुश्किलात हैं उनको मौके में तब्दील करें। टर्न एवरी ऑब्स्टिकल इनटू अ पर्सनल ट्रायम्फ, और जो भी आपके रास्ते में ट्रायम्फ या ऑब्स्टिकल आता है या रुकावट आती है उसको आप एक ज़ाती फतह में तब्दील करें। डिटरमाइन योर रियल गोल्स, साथ ही साथ अपने असल मकासद को भी डिटरमाइन कर लें, जान लें। देन स्ट्राइव टू अचीव देम, और फिर कोशिश करें उनके हसूल करने की। व्हेन यू वांट टू टेल समवन समथिंग, जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट जो कि अहम बात है, डू इट पर्सनली, तो ये सब के दरमियान ना कहें, अलग से कहें। डोंट बी अफ्रेड टू गेट योर हैंड्स डर्टी डूइंग व्हाट यू आस्क अदर्स टू डू, ठीक है, आप इस बात से ना डरें कि आपके हाथ जो कुछ दूसरे कर रहे हैं उसके करने से गंदे हो जाएंगे। मेक कॉफ़ी भी ख़ुद बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लिसन इफ़ेक्टिवली, बहुत तवज्जो से सुने। इनकरेज टीम वर्क एंड पार्टिसिपेशन, मिलजुल कर काम करने और पार्टिसिपेशन, शिरकत लोग जो कर रहे हैं एक दूसरे की शमूलियत को इनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें। एम्पावर टीम मेंबर्स, अब टीम मेंबर्स को भी पावर दें ताकि वो काम करने के काबिल हों। कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, ऐसे बात करें कि बात का असर हो। एम्फसाइज लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा ज़ोर आपका ये हो कि लॉन्ग टर्म ही नतीजा निकले। मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजंस, बहुत दुरुस्त और वक्त पर डिसीजंस लें। ट्रीट ईच पर्सन एज एन इंडिविजुअल, हर एक शख्स को एक फ़र्द के तौर पर देखें। नो योर सेल्फ एंड योर टीम, अपने आप को भी जान लें कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, और अपनी टीम को भी। प्रोटेक्ट योर टीम, कोई मुश्किल आए तो अपनी टीम को प्रोटेक्ट करें। हैव विजन, आपकी बहुत बड़ी बसीरत होनी चाहिए। करेज, हौसला, एंड कमिटमेंट, और जो आप कहें उसकी पाबंदी। हॉलिस्टिक कम्युनिकेशन क्या होती है, अब इसको हम समझेंगे। इमेज, form semblance counterpart as regards appearance, that person is the image of an engineer। अच्छा, होलिस्टिक कम्युनिकेशन एक इमेज से हम लेते हैं कि अगर हम सोचें कि सेमलेस है और अपीयरेंस है, उसकी फॉर्म है, तो ये एक इंजीनियर की शक्ल आ जाती है। आप सिमिलर ले सकते हैं, मेटाफर इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन के लिए, आइडिया कॉन्सेप्शन के लिए, कैरेक्टर ऑफ थिंग के लिए, या पर्सन के लिए, किसी पब्लिक में उसको परसीव करने के लिए। इमेज इंक्लूड्स एवरीथिंग, तस्वीर जो होती है उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं। द वे यू टॉक एंड ड्रेस, द वे यू एक्ट, योर एटीट्यूड टू अदर्स एट वर्क एंड प्ले, यानी जो कुछ भी आप अपनी तस्वीर या इमेज पेश कर रहे हैं वही सब कुछ है।
जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप पहनते हैं, जैसे आप कुछ काम करते हैं या दूसरों के साथ आपका रवैया होता है काम में या खेल के वक्त। हॉलिस्टिक कम्युनिकेशन। डू यू गिव वार्म फजीज? क्या आप वार्म लोगों को वाइब्स देते हैं? डू यू स्माइल अलॉट? क्या आप ज़्यादा मुस्कुराते हैं? डू यू फील डायनेमिक? क्या आप अपने आप को डायनेमिक मुतहरक महसूस करते हैं? एंड एनर्जाइज्ड और एनर्जी में, एंड शो इट, इसे जाहिर भी करते हैं। डू यू फील कंफर्टेबल इन अ ग्रुप? क्या आप एक ग्रुप में कंफर्टेबल महसूस करते हैं? और डू यू हैंड आउट कोल्ड ट्रिकलीज? या फिर आप कोल्ड किस्म के जेस्चर्स देते हैं? डू यू फ्राउन अ लॉट? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्राउन करते हैं यानी माथे पे बल लाते हैं? डू यू फील टायर्ड? क्या आप थका हुआ फील करते हैं? एंड ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, या अपने अंदर एनर्जी की कमी महसूस करते हैं? एंड शो इट, और साथ ही इसको जाहिर भी कर देते हैं। डू यू फील अनकम्फर्टेबल इन अ ग्रुप? या आप एक ग्रुप में कंफर्टेबल फील नहीं करते? When people think about you, do they equate your image with a dynamic, interested, competent person? जब लोग आपके बारे में सोचते हैं कि क्या वो आपको एक इंटरेस्टेड और कॉम्पिटेंट और डायनेमिक पर्सनैलिटी समझते हैं? आर यू द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स हैपन एट होम, एट वर्क और एट प्ले? क्या आप इस तरह के इंसान हैं कि जो घर में या घर से बाहर या खेल में या काम में चीज़ों को होना मुमकिन बनाते हैं? और डू पीपल थिंक यू आर मेडली ऑक्यूपाइंग अ स्पॉट इन द यूनिवर्स? या लोग ये सोचते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया में जगह बनाने आए हैं, दैट यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मिलीनियम, और आप दूसरी मिलीनियम का इंतज़ार कर रहे हैं? और यू सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वेट्स फॉर समवन एल्स टू मेक थिंग्स हैपन? या आप इस तरह के इंसान हैं जो कि इंतज़ार करता है कि कोई और ही कुछ कर दे? हॉलिस्टिक कम्युनिकेशन में व्हाट आर योर पर्सनल करियर ऑब्जेक्टिव्स? आपके पर्सनल करियर के मकासद क्या हैं? नंबर 1, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट विनिंग सोल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। मसलों को समझना और साथ ही उनको हल करना विनिंग पोजीशन में। टू लीड इफ़ेक्टिवली विद इंस्पिरेशन टू मोटिवेट, लोगों की रहनुमाई करना, इंस्पायर करना और मोटिवेट करना। टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर वर्ल्ड, यानी आप अपनी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू, और जो भी चाहें कर सकते हैं। टू मैनेज योर पर्सनल रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, और अपने पर्सनल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। टू बी प्रेसिडेंट ऑफ योर ओन कंपनी, अपनी ही कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। टू बी अ मिलियनियर इफ़ यू आरंट ऑलरेडी, अगर नहीं हैं तो आप एक मिलियनर बन जाएंगे। द वे यू स्टैंड और सिट, कैसे आप खड़े होते हैं या बैठते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। इंडिकेट्स वेदर यू आर एन ओपन पर्सन, ईजीली अप्रोचेबल। सेज वेदर यू आर फ्रेंडली, यानी ये जाहिर कर देता है कि आप एक ओपन पर्सन हैं और लोग आपसे बात करने के लिए ईजीली आपके पास आ सकते हैं। सेज वेदर यू आर फ्रेंडली, जैसे आप खड़े होते हैं उसी से पता चल जाता है कि आप फ्रेंडली हैं कि नहीं। टेल्स अदर्स वेदर यू कुड बी अ गुड टीम प्लेयर, और इसी वे से जैसे आप खड़े होते हैं या बैठते पता चल जाता है कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं या नहीं। सजेस्ट दैट यू आर फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इसी से पता चलता है कि आप ऑनेस्ट या फ्रैंक हैं। टेल्स अदर्स व्हाट यू रियली थिंक ऑफ देम, और साथ ही ये भी बता देता है आपका खड़े होने और बैठने का स्टाइल कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। शोज़ वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम, और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि क्या आप टीम का हिस्सा हैं या नहीं। द वे यू ड्रेस, जैसे आप लिबास पहनते हैं वो भी आपको इंडिकेट करता है वेदर यू हैव कन्वेंशनल आइडियाज़ और वेदर यू आर अ रेडिकल। ये पता चल जाता है आपके ड्रेसअप से कि क्या आप पुराने तरीक़ेकार को लेकर चल रहे हैं या नए तरीक़ेकार को। शोज़ हाउ नीट यू आर, इसी से पता चलता है कि आप कितने साफ़ सुथरे हैं। सजेस्ट वेदर यू विल फिट इन विद द कंपनीज इमेज, और साथ ही ये भी सजेस्ट कर देता है आपका ड्रेस कि क्या आप इस कंपनी में फ़िट हैं। मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट वेदर और नॉट यू केयर इनफ टू फाइंड आउट अबाउट द कंपनी, इट्स इमेज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, इसी से पता चल जाता है कि क्या आप केयर कर रहे हैं अपनी कंपनी का कि नहीं। शोज़ इनडायरेक्टली वेदर यू आर कॉन्फिडेंट वेदर और नॉट यू बिलीव इन योर सेल्फ, आपका लिबास ही बता देता है कि क्या आप अपने लिए कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं। द वे यू राइट, जैसे आप लिखते हैं। कन्वेज वेदर यू आर वार्म एंड फ्रेंडली और
appear cool and reserved. जिस तरह आप लिखते हैं उसी से पता चल जाता है कि आप वार्म हैं, दोस्ताना से हैं, फ्रेंडली, या कूल और रिजर्व्ड हैं. Tells whether you are dynamic and energetic or whether you are lethargic and procrastinate. आपके लिखने के स्टाइल से पता चल जाता है कि आप मुतहर्रिक हैं या एनर्जेटिक या फिर सुस्ती वाले और चीज़ों को टालने वाले. Conveys an image of you as either intuitive in solving problems or logical, solving problems step by step. ये भी पता चल जाता है आपकी राइटिंग से क्या मसलों को हल करने की सलाहियत रखते हैं या दलील दे सकते हैं कि नहीं. Says whether you want to communicate with others or not. लिखने के स्टाइल से ही आपके पता चल जाता है कि क्या आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं या नहीं. Says whether you try to avoid conflict or seek it. इसी से पता चल जाता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं या इसकी तलाश में रहते हैं. Says whether you are materialistic or आइडियलिस्टिक. इसी से पता चलता है कि आप मटेरियलिस्टिक हैं यानी पैसे की तलाश में, या आइडियलिस्टिक या फिर आइडिया की तलाश में. कंक्लूजन. अब नतीजे पर हम पहुंचते हैं. कम्युनिकेशन इज़ अ हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट. बातचीत जो है एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. एवरीथिंग वी डू कन्वेज समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स. जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे बारे में दूसरों को कुछ ना कुछ बताता है. इफ़ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस इन योर चोजन ऑब्जेक्टिव्स you must communicate holistically. It is not enough to write well or to know a lot of big words. You must be able to project an image that will lead to success. ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े अल्फाज आप लिखने में इस्तेमाल करें. आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को, अपने इमेज को प्रोजेक्ट करें जिससे आप सक्सेस की तरफ जाएंगे. यू कैन चेंज द वे यू अपीयर टू अदर्स बाय चेंजिंग योर बिहेवियर पैटर्न. अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करके आप उस तरीके को भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप दूसरों को अपने आप को ज़ाहिर करते हैं. इफ़ यू वांट टू चेंज योर बिहेवियर पैटर्न यू मस्ट चेंज एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ. अगर आप अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में हर एक चीज़ को तब्दील करना होगा. व्हाट इज़ द बॉटम लाइन फॉर यू? यू आर इन कंट्रोल ऑफ़ योर एनवायरनमेंट. अच्छा, अब आपको ये देखना है कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ़ योर एनवायरनमेंट. बॉटम लाइन क्या है कि बजाय इसके कि आप कंट्रोल करें, एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल कर रहा है. यू कैन मेक एवरी सेटबैक एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस. आप जो हैं पीछे हो जाते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सक्सेस के लिए. यू कैन बी एनीथिंग यू कैन बी. आप कुछ भी हो सकते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू बी इज़ एंटायरली अप टू यू. जो कुछ भी है आपके ऊपर है कि आप क्या हैं. यू कैन बिकम द पर्सन यू वॉन्ट टू बी. आप वो शख्स बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं. ड्रेस लाइक दैट पर्सन. उस शख्स की तरह हो जाएं. टॉक लाइक दैट पर्सन. उस शख्स की तरह बोलें. एक्ट लाइक दैट पर्सन. उस शख्स की तरह बात करें, कमल करें. राइट लाइक दैट पर्सन. उसी शख्स की तरह लिखें. एंड दैट विल बी यू. और ये आप होंगे. यानी अपनी एक पर्सनैलिटी स्पेशल बनाएं जिसमें आपके लिखने का तरीका, बात करने का तरीका, लिबास पहनने का तरीका, अमल करने का तरीका और लिखने का तरीका आपको बनाएगा, यानी आपकी शख्सियत को शो करेगा. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही में Carl Jung was a Swiss-born psychiatrist and a colleague of Sigmund Freud who practiced in the first half of the 20th century. अच्छा, ये कार्ल जंग जो है वो स्विस बॉर्न साइकेट्रिस्ट था और जो है ये फ्रॉड जो है सिगमंड फ्रॉयड का भी कुलीग भी था और उसने 20वीं सेंचुरी में के फर्स्ट हाफ में प्रैक्टिस की थी. जंग ने फॉर्मुलेटेड अ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स सच एज एन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट. और जंग ने भी एक पर्सनैलिटी की एक तकसीम की थी जो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की करेक्टरिस्टिक्स में. On the basis of Jung's classification of personality, Catherine Briggs and her daughter Isabel Briggs Meyer developed a procedure for evaluating personality characteristics. अच्छा, इसके जंग की क्लासिफिकेशन की जो उसने की थी पर्सनैलिटी पे, कैथरीन ब्रिग और इज़ाबेल ब्रिग्स जो हैं और उसकी बेटी जो थी कैथरीन की, उन दोनों ने मिलकर एक प्रोसीजर बनाया था ताकि पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को एवेलुएट किया जा सके. A number of tests exist for giving
मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स। अच्छा, इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि क्या टाइप इंडिकेटर है। द टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पेयर्स ऑफ प्रेफरेंसेस। ये जो टाइप्स हैं 4 पेयर्स ऑफ प्रेफरेंसेस पर मुश्तमिल होंगे। पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स हैं एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, ये टाइप ई करार दिए जाते हैं। एक्स्ट्रावर्जन सोशेबल लोग हैं अबाउट 75%, यानी तकरीबन ये 75% सोशेबल हैं, यानी गुफ्तगू में और गपशप में लोगों के साथ घुलने मिलने हैं। एक्सपेंड्स एनर्जी, लोगों के साथ एनर्जी खर्च करते हैं। इंटरैक्ट्स विद अदर्स फ्रीली, बहुत आज़ादाना तरीके से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। इंट्रोवर्जन टाइप 1 टेरिटोरियल, ये इंट्रोवर्जन किस्म के लोग टाइप 1 में आते हैं। टेरिटोरियल हैं, यानी कि टेरिटरी अपनी जगह पे ही रहते हैं, अबाउट 25% है। कंजर्व्स एनर्जी अपने अंदर ही रखते हैं। रीड्स, पढ़ते हैं। मेडिटेट, सोचते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम, मसलों को हल करते हैं। पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स में आर यू एनर्जाइज्ड अराउंड पीपल, अब ये देखें कि आप क्या लोगों के साथ खुश रहते हैं, तो आपका एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर है। अगर आप समझते हैं कि आप दूसरों के साथ खुश नहीं रहते और आप अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी तन्हाई में ही पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, तो आपका इंट्रोवर्ट बिहेवियर है। पर्सनैलिटी इंडिकेटर में इंट्यूटिव टाइप एन, क्रिएटिव अबाउट 25%, इंजीनियस, फ्यूचर ओरिएंटेड, फैंटेसाइजेस एंड इमेजिनेटिव। इंट्यूटिव किस्म के लोग वो होते हैं, ये टाइप एन इसको कहा जाता है। क्रिएटिव हैं, खुद ही से तख्लीक करते हैं, 25% ये लोग होते हैं। इंजीनियस होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, यानी फ्यूचर पे सोचते हैं। फैंटेसाइजेस, और बहुत फैंटेसीज में रहते हैं। और इमेजिनेटिव का मतलब है कि तसव्वुराती होते हैं। टाइप एस सेंसिंग, प्रैक्टिकल होते हैं, अबाउट 75%। एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, तजर्बा करके सीखते हैं। यूटिलिटी, बहुत कारआमद होते हैं। सेंसिबल, और बहुत सेंसिबल होते हैं। डू यू सी द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ योर सेंसेस? डू यू लाइक द फैक्ट्स बिफोर स्टार्टिंग वर्क? डू यू लाइक डीलिंग विद द डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रादर देन द ओवरऑल प्लान? यू आर लाइकली सेंसिंग। मतलब अगर आप ये देखते हैं कि सेंसेस से काम लेते हैं और कोई भी काम शुरू करने से पहले फैक्ट्स को देखते हैं और डिटेल्स, प्रोजेक्ट की डिटेल्स को देखना चाहते हैं बजाय इसके प्लान को, तो आप सेंसिंग है। और डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ द बिग पिक्चर, अगर आप बिग पिक्चर को देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़, और कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को देखते हैं रादर देन द इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व, पुट डाउन द इंट्यूटिव, तो आप इंट्यूटिव हैं। इसके अलावा थिंकिंग टाइप टी, इम्पर्सनल 50% है, यानी इम्पर्सनल है। हाउ एवर 60% इसमें हो सकता है ऑब्जेक्टिव जजमेंट करते हैं। लॉजिकल ओरिएंटेशन, दलीलें देते हैं, इनके पास दलील होती है, रीज़न होता है, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जस्टिस होता है, फर्मनेस होती है। फर्मनेस का मतलब है मतलब अपने अज़म के पे कायम रहना। फीलिंग वाले लोग टाइप एफ, यानी जज्बाती या एहसास करने वाले। पर्सनल होते हैं, बहुत ज़ाती होते हैं, 50%। हाउ एवर 60%, अच्छा इसमें फीलिंग होती है। इमोशनल जजमेंट्स करते हैं, जज्बाती तौर पर फैसले करते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, यानी वैल्यू ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि अक़दार पे तवज्जो देते हैं, कदरों पे। परसुएशन, दूसरों को कायल करने पे। सिंपैथी, हमदर्दी। और डिवोशन से काम कर सकते हैं। नोट, बोथ टाइप्स कैन रिएक्ट विद द सेम इमोशनल इंटेंसिटी, दोनों टाइप्स जो हैं वो सेम इमोशनल इंटेंसिटी से काम कर सकती हैं। डू यू टेंड टू फॉलो द रूल्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील? डू यू हाइड योर फीलिंग्स एंड गेट ऑन विद द जॉब दैट्स थिंकिंग? अगर आप अपनी जज्बात का इतना ख्याल नहीं रखते और सिर्फ रूल्स पे चलते रहते हैं, तो आप थिंकिंग में आएंगे। और डू यू इंजेक्ट अ पर्सनल नोट इनटू थिंग्स यू डू, इवन लेट योर इमोशंस टेक ओवर, समटाइम्स दैट्स फीलिंग टाइप बिहेवियर। अगर आप हर चीज़ में अपनी पर्सनल फीलिंग को ले आते हैं, इमोशंस को ले आते हैं, तो फीलिंग टाइप बिहेवियर होगा। इसके अलावा जजिंग टाइप बिहेवियर, यानी टाइप जे, क्लोजर, कंक्लूडिंग, 50% सेटल्ड, डिसाइडेड, वर्क कम्स फर्स्ट, प्लान अहेड, अर्जेंसी, डेडलाइन, गेट इट डन।
अच्छा, जजिंग टाइप ये जो है बहुत अच्छे किस्म के लोग होते हैं, ये इनकी प्लान बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है वर्क करते हैं, फिर डिसीजन उन्होंने पहले लिया होता है, अर्जेंटली करते हैं और डेडलाइन दी होती है और गेट इट डन और फिर काम हो जाता है। परसेप्टिव लोग जो होते हैं टाइप पी है, गेट मोर डाटा, ये बहुत ज़्यादा डाटा हासिल करते हैं, 50% डेड पेंडिंग और काम ज़्यादातर पेंडिंग होता है। फ्लैक्सिबल होते हैं बस, एडेप्टेबल, लेट इट हैपन, अडेप्टेबल होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, टेंटेटिव होते हैं, वेट एंड सी, ज़्यादातर इंतज़ार में वक्त गुजारते हैं। बोथ टाइप्स आर इक्वली जजिंग एंड परसेप्टिव, दोनों ही एक जैसे होते हैं। डू यू लाइक टू सेट अप अ स्केड्यूल टू मीट डेडलाइंस, क्या आप एक स्केड्यूल रखना चाहते हैं अपनी डेडलाइंस को पूरा करने के लिए, लिस्ट बनाते हैं, मेक क्विक डिसीजंस इन ऑर्डर टू गेट ऑन टू द नेक्स्ट जॉब, दैट्स जजिंग बिहेवियर, तो आपका ये जजिंग बिहेवियर होगा। और आर यू orally adaptable, you like collecting more information so your decisions will be really informed, दैट्स परसेप्टिव। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आप कर लें और अडेप्टेबल हों, चीज़ों के साथ आप अडेप्ट कर सकें, तो ये जो है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, डेटा कलेक्ट करते रहें, तो ये परसेप्टिव है। पर्सनैलिटी इंडिकेटर को अब हम मज़ीद उस तरह खोल के ज़रा देख लेते हैं। ज़रा इसको बड़ा कर लेती हूँ, लेट्स सी पर्सनैलिटी इंडिकेटर, इसको ज़रा हम देखते हैं, ये देख लेते हैं। ये थिंकिंग, फीलिंग थिंकिंग, सेंसिंग टाइप्स और इंट्यूटिव टाइप्स आ रही हैं। जजिंग भी है इसमें और परसेप्टिव भी है, परसेप्टिव जजिंग। ये टाइप क्लासिफिकेशन फॉर द जनरल पॉपुलेशन, ये आम पॉपुलेशन के लिए है कि इस तरह के टाइप के लोग पाए जाते हैं। थिंकिंग होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, फीलिंग जो ज़्यादा महसूस करते हैं, फीलिंग और थिंकिंग जो ज़्यादा सोचते हैं और जो है महसूस करते हैं। सेंसिंग टाइप्स वाले और इंट्यूटिव टाइप वाले लोग जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं, परसेप्टिव भी होते हैं। सेल्फ एवेल्युएशन पे चले जाएंगे। व्हाट इज़ माई पर्सनैलिटी टाइप, अब इससे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। टेक द टेस्ट कर लें। बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन, आप ईमानदार रहें जैसे हो सकते हैं। ओनली यू विल सी द रिजल्ट, सिर्फ आप ही अपना रिजल्ट देखेंगे। लिस्ट द आंसर्स ऑन द चार्ट पर लिस्ट कर लें, आंसर लिख लें। इवेलुएट द रिजल्ट को देखें। डू यू कॉन्कर, क्या आप जीत गए। डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मोटिवेशन पर आ जाएंगे। मोटिवेशन कैसे लीडर क्रिएट करता है लोगों में। अब्राहम मैस्लो वॉज एन अमेरिकन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट। अब्राहम मैस्लो अमेरिकन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट था, रिसर्चर था एंड एजुकेटर था, हु प्रैक्टिस ड्यूरिंग द मिडल थर्ड ऑफ 20th सेंचुरी, जिसने 20वीं सदी के मिडल थर्ड में प्रैक्टिस की। मैस्लो क्रिएटेड his now famous hierarchy of needs based on his observations that some needs take precedence over others। अच्छा, मैस्लो ने अपनी फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स जो हैं वो क्रिएट की थी, जो इस ऑब्जर्वेशन पे थी कि कुछ नीड्स जो हैं वो दूसरी नीड्स पर तरजीह रखती हैं। लेट्स सी इट, मोटिवेशन का जो मैस्लो नीड्स हायरार्की। लेट्स सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये सारा का सारा इन्होंने अपना वो दिया हुआ है मोटिवेशन का, हम देख लेते हैं इसको। मैस्लोज नीड्स हायरार्की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रीचिंग पोटेंशियल, यानी आप अपने पोटेंशियल तक पहुंच जाएं। एस्टीम नीड्स, उसके लिए एक एस्टीम, इज़्ज़त नफ्स की ज़रूरत है, और वो कैसे होगी, रिकग्निशन, अपने आप को पहचानने से और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। सोशल नीड्स क्या हो सकती हैं, इंसान कंपेनियन चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है, लव चाहता है। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी का मतलब है अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, यानी सेफ्टी भी चाहता है। सिक्योरिटी नीड्स यानी हार्म या पेन से भी वो सिक्योर रहना चाहता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स इंसान की क्या है, जिस्मानी ज़रूरियात, फूड, क्लोथिंग, फूड यानी खुराक, क्लोथिंग लिबास, शेल्टर पनाहगाह, कंफर्ट आराम सुकून, सेल्फ प्रिजर्वेशन अपने आप को बचाना। तो मैस्लो ने नीड्स हायरार्की ये बनाई थी इसी तरह कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, फिर एस्टीम नीड्स होनी चाहिए, सोशल नीड्स होनी चाहिए, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स होनी चाहिए,
और फिजियोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए। ये अगर इंसान की पूरी हो रही हों तो मोटिवेशन रहती है। मोटिवेटिंग के लिए मज़ीद उसने एक और हायरार्की बनाई थी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है और एस्टीम, और अभी हमने क्या देखा था, इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, एस्टीम और बिलोंगिंग और सेफ्टी, ये हमने 4 पॉइंट्स अभी पीछे पढ़े हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। आपकी जो एस्टीम थी वो क्या थी, हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकग्निशन, यानी आपकी पहचान और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसकी वजह से आप लीडरशिप हासिल करेंगे या ऑटोनॉमी हासिल करेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमी इख्तियार हो गया ना। बिलोंगिंग का मतलब है दूसरों के साथ जो आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो उससे टीम बिल्ड होगी, लीडरशिप इन्फ्लुएंस है। अच्छा, सेफ्टी अगर आप महसूस करें तो सिक्योरिटी होगी, यानी इमोशनल सपोर्ट नीड्स, यानी जब इमोशनल सपोर्ट मिलेगी नीड्स की तो लीडरशिप पे इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो ये मोटिवेशन ही करार दी जाएगी। बिल्डिंग अ टीम को हम कैसे बिल्ड करेंगे? वाई वुड समवन वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम? क्यों कोई शख्स जो है वो आपकी टीम का पार्ट बनना चाहेगा? एन इफेक्टिव टीम प्लेज हेल्प्स वन फील दे आर। अच्छा, एक अगर इफ़ेक्टिव टीम है तो लोग क्या फील करेंगे? डूइंग समथिंग वर्थवाइल फॉर देमसेल्व्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, लोग जो हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंजॉइंग अ मोर सेटिस्फाइंग वर्क लाइफ, और वो क्या है कि अच्छी सेटिस्फाइंग वर्क लाइफ इंजॉय करेंगे, यानी परेशानी उनको नहीं होगी। मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर जॉब्स, और अपनी जॉब्स में कंट्रोल में होंगे। मेकिंग कंट्रीब्यूशन विच आर वेल यूज, और उसमें वो अपनी शिरकत कर रहे होंगे। लर्निंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स सीख रहे होंगे। रिकग्नाइज्ड, और उनकी एक पहचान होगी, लोग उनको पहचानते होंगे। एंड रिस्पेक्टेड, और उनकी एक रिस्पेक्ट भी होगी। बिल्डिंग अ टीम कैसे बिल्ड होगी? व्हेन अ टीम इज़ ऑपरेटिंग वेल, द लीडर एंड द मेंबर्स, जब एक टीम सही काम कर रही है तो लीडर और मेंबर आर क्लियर ऑन टीम गोल्स, तो वो टीम गोल्स पर क्लियर होने चाहिए। एंड आर कमिटेड देमसेल्फ, जो कुछ वो कर रहे हैं तो उसके लिए क्लियर और कमिटमेंट उन्होंने की हो। फील ओनरशिप फॉर प्रॉब्लम्स रादर देन ब्लेमिंग देम ऑन अदर्स, जो भी मसाइल हैं उनकी ओनरशिप लें और साथ इस बजाय इसके कि दूसरों पर इल्ज़ाम धरें। शेयर आइडियाज़ को भी शेयर कर सकें। लिसन टू एंड शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एक दूसरे की बात को भी सुने और एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी शो करें। टॉक मोर अबाउट वी एंड लेस अबाउट आई एंड मी, और वी करके बात करें बजाय इसके कि आई करके बात करें। अंडरस्टैंड एंड यूज़ ईच अदर्स नो हाउ, एक दूसरे की जो है ना समझें नो हाउ को। नो अबाउट ईच अदर्स पर्सनल लाइफ्स, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ्स को भी समझें जानें। गिव ईच अदर हेल्प एंड सपोर्ट, एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट दें। शो अप्रिसिएशन फॉर हेल्प रिसीव्ड, अगर हेल्प मिल जाए तो फिर उसकी तारीफ़ करें। रिकग्नाइज एंड डील विद डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट्स, अगर कोई इख्तिलाफ आ रहा है तो उसको समझ लें, पहचान लें और साथ उससे डील भी कर सके। इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ अदर टीम मेंबर्स, अगर दूसरे टीम मेंबर्स भी डेवलप कर रहे हैं तो उसकी हौसला अफजाई करें। दे आर लॉयल टू द ग्रुप, और साथ ही वो ग्रुप के साथ लॉयल हों। इट्स मेंबर्स, द लीडर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, सब के साथ लॉयल हों। मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन इमोशन और पर्सनैलिटीज़, फैसले जब करने हों तो फैक्ट्स हक़ाइक़ की बुनियाद पर करें, ना कि पर्सनैलिटीज़ या इमोशंस जज्बात की बुनियाद पर। प्ले अ वैरायटी ऑफ रोल्स, और एक वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करे। सर्व एज लीडर, या तो लीडर के तौर पर सर्व करे, टीचर या कोच के तौर पर। लीडर को क्या करना है? कोचिंग कैसे करेगा? द गोल ऑफ अचीविंग the goal of coaching is not to provide direction but to enable team members to work together to help one another find direction. कोचिंग का क्या मतलब है? सिर्फ ये नहीं है कि एक सिमत मुहैया की जाती है, बल्कि टीम मेंबर्स को इस काबिल बनाया जाता है कि वो मिलकर एक दूसरे की मदद करके एक डायरेक्शन की तरफ काम कर सकें। कोचिंग इज़ द फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट,
कोचिंग जो है मतलब मुस्तकिल बताते रहना, गाइड करते रहना, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए बुनियाद है। कोचिंग इज़ अ प्रैक्टिकल स्किल, ये एक स्किल है प्रैक्टिकल, एनीवन कैन लर्न, हर कोई सीख सकता है। कोचिंग आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प समवन एक्सपेंड ऑन हिज और हर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़। ये कोचिंग के बारे में चल रहा है। कन्फर्म दैट द पर्सन इज़ रेडी फॉर कोचिंग, किसी भी शख्स को आप कह सकते हैं कि वो कोचिंग प्रोवाइड करे। कोचिंग हेल्प द पर्सन आइडेंटिफाई पॉसिबल एक्शंस, ये हम इस तरीके से कोचिंग कर सकते हैं। गेन एग्रीमेंट्स ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन, हम एग्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। ऑफर योर सपोर्ट, तो आप किसी को भी अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। लीडरशिप स्ट्रेटजीज पर आ जाते हैं, लेट्स सी। लीडरशिप स्ट्रेटजीज, टीम मेंबर ग्रोथ स्टेजेस, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। न्यू कमर है, ट्रांजिशन है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट है, उसके अलावा इंटरडिपेंडेंट है। अच्छा, न्यू कमर का ट्रस्ट डेवलप होगा तो वो लीडर से गाइड एडवाइस की सूरत में रहेगा और लीडर उसको प्रोवाइड करेगा। ट्रांजिशन किस चीज़ में लाई जा सकती है? हैबिट्स में लाई जा सकती है, ठीक है। और ये कोच प्रोवाइड करेगा, बताएगा कि किस हैबिट को चेंज करना है और ये तरीका क्या इस्तेमाल करेगा, लोगों को इनेबल कैसे करेगा, इनकरेज करके। इंडिपेंडेंट, किसी को भी खुद मुख्तार बनाने के लिए क्या होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करेगा, यानी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको फैसिलिटेट करेगा, यानी उनको रकम मुहैया करेगा, प्रोमोट करेगा। और इसका क्या तरीका है कि वो प्रोमोशन दे देगा, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है सेल्फ इनिशियलाइजिंग, ये नेविगेट करेगा और इंडोर्स करेगा, यानी कि इस तरीके से लीडरशिप स्ट्रेटजी होगी। लीडरशिप स्टाइल्स भी बहुत सारे हैं, इसमें हम देख सकते हैं, मॉडल दिया है। सिचुएशनल लीडरशिप, सपोर्टिव लीडरशिप, डायरेक्टिव बिहेवियर, ये एक पूरी की पूरा स्टाइल्स हैं लर्निंग के, मॉडल दिया है। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम ट्रिगर करेंगे, कैसे? इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, बिहेवियर होगा, इशू है, ट्रिगरिंग इवेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, इशू है। तो इसको रेजोल्यूशन की तरफ हमने लाना है, मसले के हल की तरफ। अभी हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट देखते हैं। केनेथ थॉमस एंड रॉल्फ किलमैन developed a model of 5 conflict management modes और styles। देखते हैं कौन से हैं। थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजीज, द 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मोड्स, competing, collaborating, compromising, avoiding, accommodating। assertive है और cooperativeness है, इसको हम देखते हैं। अवॉइडिंग क्या है? अवॉइडिंग अनकोऑपरेटिव एंड अनअसर्टिव। अवॉइडिंग का मतलब है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, मतलब उसको हम क्रिएट होने नहीं देंगे। निगलेक्ट्स ओन कंसर्न्स एज वेल एज दोज ऑफ अदर पार्टीज़, इसमें दोनों पार्टीज़ या कोई एक पार्टी निगलेक्ट करेगा। डजंट रेज और एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़, तो इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ को बात नहीं की जाएगी, ना उस पर बात की जाएगी, ना उसको रेज़ किया जाएगा, अवॉइडेंस रखी जाएगी। अकोमोडेटिंग का मतलब कोऑपरेटिव एंड अनअसर्टिव। कोऑपरेटिव है सीक्स टू सेटिस्फाई अदर पर्सनस कंसर्न, दूसरा पर्सन के जो कंसर्न्स हैं उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी एट द एक्सपेंस ऑफ ओन, अपने ही एक्सपेंस पर। कंपीटिंग अनकोऑपरेटिव एंड असर्टिव कैसे होगा? अपोजिट ऑफ अकोमोडेटिंग, या अकोमोडेटिंग के अपोजिट है यूजेस व्हाट एवर सीम्स अप्रोप्रिएट टू विन। तो इसमें जो है इंसान वो तरीका इस्तेमाल करेगा कि वो हर किस्म का तरीका इस्तेमाल करेगा ताकि वो जीत जाए। कम्पीट का तो मतलब यही हुआ ना, मुकाबला करके जीतना। थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल में ही कोलैबोरेटिंग है, कोलैबोरेटिंग कोऑपरेटिव एंड असर्टिव है, अपोजिट ऑफ अवॉइडिंग। अवॉइडिंग के अपोजिट है वर्क्स विद अदर पार्टी टू फाइंड ए सोल्यूशन।
अच्छा, अब प्रॉब्लम आ रहा है तो कोलैबोरेट करेंगे, मतलब कोलैबोरेट का मतलब है दूसरी पार्टी के साथ मिलजुल कर इस मसले का हल निकालेंगे दैट सेटिस्फाइज बोथ ओन एंड अदर पार्टीज कंसर्न्स, ये दोनों के कंसर्न्स को सेटिस्फाई करेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग मिडल ग्राउंड, कॉम्प्रोमाइजिंग मिडल ग्राउंड है दरमियानी रास्ता निकालना। सीक्स टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड टू पार्शियली सेटिस्फाई बोथ पार्टीज़, एक दरमियानी रास्ता निकालना जिससे एक हद तक दोनों पार्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं। अच्छा, अवॉइड कब करना है? व्हेन एन इशू इज़ ट्रिवियल, जब एक मामूली सा इशू हो। व्हेन देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, जब ये चांस ही ना हो कि कुछ जो आप चाह रहे हो आप हासिल कर सकते हैं। व्हेन द पोटेंशियल डैमेज ऑफ कन्फ्रंटेशन इज़ ग्रेटर दैन द बेनिफिट्स इफ रेजोल्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन, के जो है कन्फ्रंटेशन का जो डैमेज है वो रेजोल्यूशन से ज़्यादा बड़ा हो तो फिर अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा। व्हेन यू नीड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, अवॉइड तब करना है जब आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। व्हेन अदर्स कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट मोर इफेक्टिवली, जब दूसरे मसले को हल कर सकते हैं तो आप अवॉइड करेंगे। व्हेन यू नीड टू कूल डाउन, रिड्यूस टेंशन एंड रीगेन पर्सपेक्टिव और कंपोजर, आप अवॉइड करेंगे जबकि आप कूल डाउन करना चाहते हैं, टेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं और कोई पर्सपेक्टिव हासिल करना चाहते हैं। अकोमोडेट कब करना है? व्हेन यू रियलाइज़ यू आर रॉन्ग, जब आप ये रियलाइज़ कर लें कि आप गलत हैं। व्हेन द इशू इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, जब मसला बहुत बड़ा है आपसे ज़्यादा दूसरे बंदे के लिए। व्हेन यू नीड अ फ्यूचर फेवर, जब आप फ्यूचर फेवर चाहते हैं। व्हेन कंटिन्यूइंग द कंपटीशन वुड डैमेज द कॉज, और जब कंपटीशन शुरू होगा तो वो कॉज को ख़त्म कर देगा, ख़राब कर देगा। व्हेन सबऑर्डिनेट्स नीड टू डेवलप लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और जब सबऑर्डिनेट्स ने मज़ीद सीखना है मसलों से, अपने मिस्टेक्स से। compete का मुकाबला कब होगा? व्हेन क्विक डिसाइसिव एक्शन इज़ नेसेसरी, मुकाबला कब हमने करना है? जब डिसाइसिव एक्शन ज़रूरी हो, जल्दी से। ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़ फॉर विच अनपॉपुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन नीड इम्प्लीमेंटिंग, ये इम्पॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर ही होता है जबकि अनपॉपुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो। ऑन इशूज़ वाइटल टू द ग्रुप वेलफेयर, ग्रुप वेलफेयर के लिए जो है इस इशू को हल करना होता है। इसी तरह कोलैबोरेट भी करना होता है। व्हेन बोथ जो है वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं, दोनों कंसर्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जाना ज़रूरी होता है, तो फिर कोलैबोरेट किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ कब किया जाता है? जब गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन जो है वो एग्रेसिव प्लेयर्स हो रहे होते हैं, दोनों अपोनेंट जो है इक्वल पावर के होते हैं और टेम्पररी सेटलमेंट्स की जाती हैं ताकि कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ ना हों। अच्छा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कॉम्पिटिंग के बहुत सारे हो सकते हैं, इसको हम डिटेल में फिर देखेंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग के भी हैं और इसके अलावा अवॉइडिंग के भी हैं, इन सब के नेगेटिव भी हैं, लेकिन हमको यूज़ अवॉइडेंस टू इग्नोर द इशू। कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में यूज़ अकोमोडेटिंग स्टाइल टू अलाउ द अदर पर्सन टू रिजॉल्व द इशू। अच्छा, हम अवॉइडेंस इस्तेमाल करेंगे जबकि हम एक इशू को इग्नोर करना चाहते हों। अकोमोडेटिंग स्टाइल इस्तेमाल करेंगे जब दूसरे पर्सन को हम इजाज़त दें कि वो मसले को हल करे। स्ट्रक्चर द इंटरेक्शन सो दैट अ ट्रिगरिंग इवेंट इज़ अनलाइकली टू अकर, और फिर इंटरेक्शन कर लेंगे इससे पहले कि गलत जो है काम हो जाए। स्ट्रेंथन द बैरियर्स को स्ट्रेंथन करेंगे जिसकी वजह से मसला हुआ है। अवॉइड डीलिंग विद द पर्सन विद हुम यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट, तो जिसके साथ भी आपका मसला है उसके साथ डीलिंग को अवॉइड करेंगे। अच्छा, इस तरीके से हम कन्फ्रंटेशन जो है उसको स्टेप्स जो है वो बहुत सारे हैं, इसको हम फिर कभी देख लेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to subscribe, like, share my channel. See you next time. Allah Hafiz.